नमस्कार। मैं एडवोकेट धनवानी बात करता हूं कानून की। हम सबकी इच्छा होती है अगर हमें मौका मिले तो हम कोई प्रॉपर्टी खरीदें, और जब प्रॉपर्टी खरीदने की बात आती है तो सबसे पहले पूछा जाता है प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदते समय कोई जल्दबाजी नहीं करें। चाहे प्रॉपर्टी कितनी ही अच्छी हो, सस्ती हो, आधे दाम में मिल रही हो, या फिर आपको बहुत जल्दी हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो भी प्रॉपर्टी खरीदने में कोई जल्दबाजी नहीं करें, वरना पछताना पड़ सकता है। दूसरा, जो संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं उस संपत्ति के मालिकाना हक के सारे दस्तावेजों को तसल्ली से और आराम से ज़रूर देखें। आप ये देखें कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उस व्यक्ति के पास वह प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, यानी कि वह प्रॉपर्टी उसे कहाँ से मिली है। उसे 4 तरीके से प्रॉपर्टी मिल सकती है। पहला, उसने किसी और व्यक्ति से रजिस्ट्री के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी हो। दूसरा, उसे दान, वसीयत या फिर गिफ्ट में मिली हो। तीसरा, वह संपत्ति उसकी पैतृक संपत्ति हो। चौथा, उसे स्थानीय निकाय यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर सुधार न्यास या फिर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा अलॉट की गई हो। अगर संपत्ति उसने किसी और व्यक्ति से रजिस्ट्री के जरिए खरीदी है तो वह ओरिजिनल रजिस्ट्री यानी इससे पहले की रजिस्ट्री आप ज़रूर देखें। अगर व्यक्ति को दान, गिफ्ट या वसीयत में संपत्ति मिली है तो पहले ये देखें कि जिस व्यक्ति ने दान, गिफ्ट या वसीयत की है क्या उसे दान, गिफ्ट या वसीयत करने का अधिकार था। दूसरा, अगर दान या गिफ्ट में मिली हुई संपत्ति है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार दोनों डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, यानी कि गिफ्ट डीड और दान पत्र बिना रजिस्ट्री के वैलिड नहीं होता है। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो गिफ्ट डीड के रूप में या दान पत्र के रूप में पहले वाले व्यक्ति को मिल चुकी है जिससे आप खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति को नहीं खरीदें अगर वह रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द्वारा नहीं है। अगर वसीयत द्वारा उसके पास संपत्ति आई है तो जिस व्यक्ति ने वसीयत की है उसका डेथ सर्टिफिकेट ज़रूर आप देख लें। जो संपत्ति आप खरीदने जा रहे हैं क्या वह पैतृक संपत्ति है? अगर वह पैतृक संपत्ति है तो बेचने वाले का क्या अकेले अधिकार है? अगर अकेले अधिकार नहीं है तो बाकी हिस्सेदारों का अधिकार होगा। अगर बाकी हिस्सेदारों का अधिकार है तो क्या आपस में बंटवारा हो रखा है? और अगर बंटवारा है तो लिखित में बंटवारा होना चाहिए, और उस बंटवारेनामे में जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसका पूरा डायमेंशन यानी टोटल एरिया साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी संपत्ति खरीद रहे हैं जो पैतृक है लेकिन पक्षकारों के बीच में यानी जिससे आप खरीद रहे हैं उनके बीच में बंटवारा नहीं हो रखा है और बेचने वाला आपको ये आश्वस्त कर रहा है कि वह बेचने का अधिकार रखता है और मौखिक रूप से परिवार में बंटवारा हो रखा है, तो मेरी ये राय है कि आप ऐसी संपत्ति नहीं खरीदें जब तक कि लिखित बंटवारा ना हो। और ऐसी संपत्ति खरीदते समय परिवार का सजरा जरूर देखें जिसमें कि सारी वंशावली की डिटेल होती है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं अगर बेचने वाले को वो प्रॉपर्टी स्थानीय निकाय से अलॉट हुई है यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर सुधार न्यास या हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी द्वारा उसे अलॉट किया गया है, तो उस प्रॉपर्टी के परपेचुअल डीड, कन्वेंस डीड या फिर लीज डीड आप देख सकते हैं। साथ ही पोजीशन लेटर भी आपको देखना होगा। साथ में आपको निकाय से ये भी पता लगाना होगा क्या वह संपत्ति बेचने वाला ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि कई निकायों में संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम निर्धारित अवधि होती है, यानी कि मिनिमम निर्धारित अवधि के बाद ही संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। खास तौर से अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी के मामले में 5 वर्ष से पहले आप प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि खरीद रहे हैं तो आपको जमाबंदी, खाता खतौनी और चौसाला इन तीनों को देखना होगा और इन तीनों में बेचने वाले का नाम होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों से आप ऐसी भूमि नहीं खरीद सकते, यानी कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। सवर्ण लोग अनुसूचित जाति की कृषि भूमि को नहीं खरीद सकते, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। प्रॉपर्टी के दस्तावेज देखते समय आप एक बात का ध्यान रखें, कम से कम 12 वर्ष के डॉक्यूमेंट्स को देखें, यानी कि पिछले 12 वर्ष में प्रॉपर्टी किस व्यक्ति से होती हुई बेचने वाले के पास आई है।
अच्छा तो ये होगा कि आप 30 वर्ष के डॉक्यूमेंट देखें। अगर 30 वर्ष के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी एक बार आप कर लेते हैं तो ऐसा हम मान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद प्रॉपर्टी में नहीं होगा। जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या उसके नाम म्यूटेशन खुला हुआ है, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में उसका नाम प्रॉपर्टी के मालिक के रूप में दर्ज है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर म्यूटेशन नहीं खुला हुआ है तो पहले आप उसे कहें कि वह म्यूटेशन खुलवा ले। इसका एक तरीका और भी है, आप उससे संबंधित निकाय के टैक्स रसीदें ले लें। टैक्स रसीदों के साथ साथ निकाय द्वारा टैक्स का स्टेटमेंट भी निकलवा लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि संपत्ति पे कोई टैक्स बकाया तो नहीं है। हालांकि टैक्स की रसीदें या टैक्स स्टेटमेंट निकालने से ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि जिसके नाम टैक्स रसीदें हैं क्या वह मालिक है या नहीं है। तो ये बात तो थी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी मालिकाना हक के दस्तावेजों के बारे में। अब हम बात करेंगे मालिकाना हक के दस्तावेज यानी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखने चाहिए। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उसका साइट प्लान अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर साइट प्लान अप्रूव्ड है तो भी आप मौके पर जाकर के संपत्ति का निरीक्षण जरूर करें, क्या साइट प्लान के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन किया हुआ है या नहीं है। दूसरा, जिस व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा है या नहीं ये भी देख लें। इसके लिए आप मौके पर जा सकते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजली पानी के बिल वह भी एक बार आप जरूर देख लें। अगर किसी प्राइवेट डेवलपर से कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं यानी प्राइवेट डेवलपर द्वारा कोई कॉलोनी विकसित की गई है और ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत लोन ले लेना चाहिए। अगर आप लोन लेते हैं और बैंक में लोन के लिए आवेदन करते हैं तो ज़्यादातर बैंकों को प्राइवेट डेवलपर द्वारा बसाई गई कॉलोनियों की बहुत अच्छी जानकारी होती है। अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। ऐसी प्रॉपर्टी को आप नहीं खरीदें। एक तरीका और है डॉक्यूमेंट को चेक करने का। आप अपने स्थानीय वकील से मिलें और उससे प्रॉपर्टी के टाइटल सर्च रिपोर्ट ज़रूर बनवाएं। टाइटल सर्च रिपोर्ट में दस्तावेजों की अधिकतम जानकारी मिल जाती है और फिर ऐसे में आपके साथ कोई चीटिंग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। हालांकि इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अगर आप किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट ले रहे हैं या शॉपिंग मॉल में या कॉम्प्लेक्स में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि वहाँ का मेंटेनेंस चार्ज क्या है ये पता कर लें। दूसरा, मेंटेनेंस करने वाली जो सोसाइटी है या मैनेजमेंट कमेटी है उससे एक बार आप ज़रूर मिलें। अगर कोई एनओसी लेना आवश्यक हो तो एनओसी लें। उस मॉल में या बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है, क्या पार्किंग के चार्जेस एक्स्ट्रा देने होते हैं, ये भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद सबसे अहम चीज़ होती है क्या प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा या केस चल रहा है। इस बात का पता लगाया जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप पता भी लगा सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जुडिशल कोर्ट के अंदर अगर कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उसकी जानकारी ई कोर्ट ऐप पर जाकर के पता लगाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए जिन पक्षकारों के बीच में मुकदमा चल रहा है उन पक्षकारों का नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप किसी एडवोकेट से सहायता लेते हैं तो पॉसिबल है आपको आसानी से पता भी चल जाए। इन सब के अलावा हमें एक बात और देखनी होती है, क्या प्रॉपर्टी पर कोई लोन लिया हुआ है या प्रॉपर्टी किसी और के पास गिरवी तो नहीं है। देखिए, इसे पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप अपने पास मंगा करके एक बार देख लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति या संस्था या बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है या गिरवी रखती है तो उनके सारे दस्तावेज अपने पास रख लेती है। अगर उसके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि संपत्ति किसी और के पास गिरवी हो। सावधानी के तौर पर जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट यानी टाइटल सर्च रिपोर्ट किसी वकील से मिलकर के ज़रूर बनवाएं। इसके अलावा आप अपने शहर के लोकल न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देते हुए आम सूचना प्रकाशित करवाएं और कम से कम 7 दिन का समय उसके अंदर दें। इससे कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बेचने में खिलाफत करना चाहता है या कोई लोन है या गिरवी है या संपत्ति में कोई डिस्प्यूट है तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल सकता है। एक चीज़ और देखने को मिलती है, लोग कई बार किराएदार सहित यानी मकान में किराएदार रह रहा है और उस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का किराएदार के साथ किरायानामा जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किरायानामा नहीं लिखा हुआ है तो ऐसी संपत्ति नहीं खरीदें, आगे जाकर के आपको परेशानी हो सकती है।
इसी तरह अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो मौके पर ज़्यादा है लेकिन कागज़ों में कम है, तो जितनी प्रॉपर्टी कागज़ों में दिख रही है उतना ही पैसा आप दें, क्योंकि वह अतिक्रमण है, यानी कि अतिक्रमण किया गया है। तो ऐसे में आगे चल कर के आपको दिक्कत हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।